गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे साइंस टेक्स्ट बुक के आपके। ठीक है, सो द चैप्टर नेम इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, सो टिल नाउ यू हैव स्टडीड मोशन, you have studied force, you know about force, okay, but here when you are in 9th standard what actually you will be learning how force and motion are interrelated. okay, तो मोशन आपने अभी तक पढ़ा है। मोशन मतलब क्या है? तो मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ में, मतलब विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। उसमें कंस्टेंट क्या है? टाइम के साथ जैसे जैसे समय बढ़ता है आपका, उस हिसाब से आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पोजीशन चेंज करता है। अगर ऐसा होता है तो आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है, पर अगर ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली यू से दैट योर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ओके, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोशन? वैसे सी कोई ना कोई प्रकार का फोर्स चाहिए। अभी बता रहा हूं, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी आप देखो, आपका फुटबॉल है, आपका फुटबॉल अगर रखा हुआ है जमीन पे, ऐसे अपने आप तो मूव नहीं करेगा। इफ यू वांट इट टू मूव, व्हाट यू हैव टू प्रोवाइड इट अ फोर्स बाय किकिंग इट। ओके, फिर देखो दूसरी प्रकार का, जो आपका कार है, कार में क्या होता है? पेट्रोल या डीजल लगता है, वो उसका कंबशन होता है, फिर उससे जो गैस एग्जॉस्ट से निकलता है उसका जो फोर्स है न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, वो जब एग्जॉस्ट से निकलता है तो वो आपकी गाड़ी को आगे प्रोपल करता है एक तरह से। ठीक है, तो सिमिलरली रॉकेट आपका जाता है, तो रॉकेट भी ईंधन खाता है, उसका फ्यूल होता है, वो फ्यूल बर्न करके एनर्जी जनरेट करता है और वो ऊपर जाता है। तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग इफ दे नीड मोशन, दे आर इन मोशन, देयर इज सम फोर्स व्हिच गवर्न्स देम। फॉर एग्जांपल साइकिल चलाना है, पैडल मारते हैं, पैडल देकर के हम क्या कर रहे हैं? मस्कुलर फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक्सल पे, और एक्सल आगे मूव कराता है हमारी साइकिल। ओके, सो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फोर्स व्हिच इज रिजल्टिंग इन सम और अदर काइंड ऑफ मोशन। तो पहले तो हम देखेंगे कि व्हाट वी मीन बाय द टर्म फोर्स। फोर्स को आप पहले भी पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड में। इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? एनी सॉर्ट ऑफ पुश और पुल is defined as force. Okay, किसी भी प्रकार का धक्का या खिंचाव, हिंदी में बोले किसी भी प्रकार का धक्का या अपनी तरफ खींचना, खिंचाव, दोनों प्रकार की चीज को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। तो ये हो गया फोर्स। नॉर्मली देखिए, कोई भी प्रकार का धक्का देइए या खींचे, आपका कोई बैग है, सूटकेस है, अगर आपको उसको मूव करना है, या तो आप उसको धक्का लेकर के हिला सकते हैं, या फिर उसको पकड़ के खींचिए, जैसे हम अपना ट्रॉली लेकर के मूव करते हैं। ओके, तो दोनों ही केस में एनी सॉर्ट ऑफ पुश और पुल कंस्टिट्यूट अ फोर्स। ओके, तो ये हो गया फोर्स। तो मैंने आपको रिलेशन समझाया फोर्स और मोशन कैसे, क्योंकि आप फोर्स लगाएंगे तभी चीज मूव करेगा, इसलिए फोर्स और मोशन साथ में चलते हैं। ओके, सो द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस्ड, तो फोर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं? देखो, अगर आप फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो आप ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं, ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये सारा चीज क्या कर सकते हैं? फोर्स के बदौलत, बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स व्हाट यू कैन डू, आइदर यू कैन स्टॉप समथिंग, मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे फुटबॉल आ रही है या क्रिकेट का बॉल आ रहा है, किसी ने सिक्स मारने की कोशिश की, आप फील्डर है, आपके पास बॉल है, आपने कैच कर लिया, बॉल रोक लिया, तो आपने क्या किया? हाथ से एक्सर्ट किया, तो मोशन को आप रोक सकते हैं, या तो मोशन में ला सकते हो कोई चीज अगर रेस्ट पे, जैसे फुटबॉल पड़ा हुआ है, किक करके आपने उसको मोशन में ला दिया, या आप चीज की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। किसी ने फुटबॉल मारा आपको, आप हाथ से मार के उसको डायरेक्शन चेंज कर दिए, है ना? तो या क्रिकेटर है, बॉल डाला बॉलर ने, आपने बैट से फोर्स लगा के एक्सर्ट करके फोर्स क्या किया? उसका बॉल का डायरेक्शन चेंज कर दिया, दैट्स ऑल, है ना? तो उससे आप 4, 6 जो भी मारे, ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो फोर्स से? Stop any moving object,
give motion to the object which is at rest. Okay, then can change direction of the moving object. 4, can change the shape and size of an object. देखो शेप एंड साइज मतलब क्या, स्पॉन्ज बॉल आता है, रबर बॉल आता है, आप उसको प्रेशर करेंगे तो वो दब के साइज शेप चेंज हो जाता है। साइज कोई चीज बड़ा है उसको आप छोटा कर सकते हैं दबा करके। तो these are the basic things you can achieve by exerting force. Okay, so now we will move to the concept of balanced and unbalanced forces. Okay, so what we mean by the term balanced and unbalanced forces? As the name suggests, okay, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, टॉपिक का नंबर क्या है इसका 9.1, टॉपिक नंबर 9.1, balanced and unbalanced forces. ओके, बैलेंस मतलब क्या होता है, जो सारे तरफ से मतलब बैलेंस को क्या बोलेंगे हिंदी में, बैलेंस मतलब हो जाएगा आपका कि सारे तरफ से मतलब बराबर है। ओके, बैलेंस। और अनबैलेंस मतलब वो बराबर नहीं है। जैसे तराजू में हम क्या करते हैं, तराजू को बैलेंस बीम भी बोलते हैं। बैलेंस बीम बाय वी कॉल तराजू बैलेंस बीम, बाय वी बैलेंस बोथ वेट्स। ओके, अगर आपने यहाँ 2 किलो रखा है तो इधर आप 2 किलो सब्जी रखते हैं, वो बराबर आता है, आपके ऊपर कांटा का देखते हैं नीडल को, when it is at the center you say okay it is balanced, then you give vegetable to the customer or whoever needs anything. So ये क्या बैलेंस बीम क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप उसको बैलेंस करते हो। तो उसी प्रकार बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। अब देखो आपके भी बुक में जो डायग्राम है, देखो नॉर्मली आप समझ के चलिए बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या है। अब आप छोटे तो रहे नहीं, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा। जैसे आपके बुक में जो एग्जाम्पल है एक टेबल का है। ओके, टेबल पे किताब रखी है। आप बताओ, आपने अपने डेस्क पे अगर कोई बुक रखा है या नोटबुक रखा है, क्या वो अपने आप मूव करेगी? क्या आपको लगता है मूव करेगी? नहीं मूव करती है ना? क्यों नहीं मूव करती है? अगर आप इस पे देखें, एक तरह से इसमें कौन कौन से प्रकार के फोर्सेस है। एक ग्रेविटी का, ये जमीन है तो ग्रेविटी हमेशा नीचे खींचेगी, यह है ग्रेविटी। डायरेक्शन मैंने बताया कौन सा था, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करता है, अगर ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है तो इसको एक होता है जो अभी आप न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ेंगे, तो अगर कोई चीज नीचे खींच रहा है तो कोई उसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स टाइप। ओके, तो जो इसका एक नॉर्मल कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल भाषा में। ठीक है, फिर एक आता है इसमें फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अभी काम नहीं कर रहा, लेकिन एक तरह से है। फ्रिक्शन एक्शन में कब आएगा, जब आप इसको मोशन में डालोगे। तो अभी इस पे एक तरह से बैलेंस प्रोसेस है, इसके कारण ये मूव नहीं करता। ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, नॉर्मल कंपोनेंट ऊपर भेज रहा है। इसके कारण क्या, इस पे जो जितने मैग्नेटिक वैल्यू से ग्रेविटी नीचे खींचेगी उतना इसका नॉर्मल कंपोनेंट होता है, इसलिए ये दोनों फोर्स जो है बैलेंस हो जाता है और इसके कारण ये मूव नहीं कर रही। अब मान के चलो आपका जो सरफेस है टेढ़ा है, अभी आपका डेस्क सीधा है लेकिन अब डेस्क टेढ़ा है। टेढ़ा डेस्क पे अगर आप किताब रखते हो, देखो अगर आपका डेस्क ऐसा है टेढ़ा साइड, ठीक है, और आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है, तो इस डेस्क पे अगर आप कॉपी किताब रखते हैं, बाई चांस आपकी कॉपी किताब मूव नहीं करे, लेकिन अगर इसका मार्कर जैसा कोई चीज रखेंगे तो वो नीचे फिसल पट्टी आपकी जो रहती है स्लाइडिंग टाइप, है ना, तो उस टाइप का अगर आपका डेस्क है ना, तो उस पर अगर आप कॉपी किताब कुछ रखेंगे वो नहीं फिसलेगा। मान के चलिए नहीं फिसल रहा, क्यों? क्योंकि यहां उसका नीचे की तरफ ग्रेविटी खींचेगा,
फिर एक नॉर्मल कंपोनेंट होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा, ये अभी आप समझ नहीं पाओगे, और एक इसमें फ्रिक्शन होगा जब आएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट। पर जैसे आप पेन रखते हैं तो पेन फिसलने लगता है, क्यों? क्योंकि उस पर अनबैलेंस फोर्सेस काम करता है, उस पर जो कांटेक्ट है वो फ्रिक्शन रोक नहीं पाता है, ग्रेविटी उस पर ज्यादा काम करती है, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस का जो कंसेप्ट है वो इसी प्रकार है कि जब फोर्सेस बैलेंस नहीं होते तब आपका मोशन स्टार्ट होता है। अब जो आपके बुक में एक और डायग्राम है फिगर 9.4, उसमें क्या बताया गया है, देखिए मेरा प्रॉब्लम इसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने का, ठीक है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना नहीं सकता इसमें। अब देखो बाई चांस एक बॉक्स है आपका, जैसे इस पे आदमी पुश कर रहा है, आप पुश कर रहे हैं बाई चांस इसको, ठीक है। ये मूव हो रहा है, मान के चलो इसका वेट है बहुत ज्यादा, मान के चलो ये नॉर्मली आप केजी में यूज करते हो तो 100 केजी, एक्चुअली वो गलत है, न्यूटन में यूज किया जाता है, ठीक है। मास का यूनिट है केजी और फोर्स का यूनिट है न्यूटन, वेट भी फोर्स है, ओके। लेकिन आप नॉर्मल आदमी लोग क्या यूज करते हैं, केजी यूज करते हैं, तो मान के चलो ये 150 केजी का है बॉक्स, ठीक है। अब आप इसको धक्का दे रहे हैं, यहां से धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे मूव करेगा, आप 40 किलो के आपसे नहीं मूव करेगा ये, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर को बुलाते हैं और साथ में धक्का लगाते हैं, पापा भाई बहन सब मिलकर के धक्का लगा। अब ये धीरे धीरे मूव करने लगेगा इस तरह, ठीक है, मूव करेगा। पहले जब मूव नहीं कर रहा था तब क्या हो रहा था, पहले ही जब ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं कर रहा था तब वो बैलेंस फोर्सेस उस पर काम कर रही थी। बैलेंस फोर्सेस मतलब कैसे, पहला तो एक आप इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, F इधर, ग्रेविटी नीचे, नॉर्मल कंपोनेंट ऊपर। अब आप इधर धक्का दे रहे हैं तो इधर फ्रिक्शन काम में आएगा, जैसे ही आप फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो फ्रिक्शन। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, पहला ग्रेविटी, दूसरा मस्कुलर फोर्स जो आप एक्सर्ट कर रहे हैं, तीसरा नॉर्मल कंपोनेंट फ्रिक्शन, नॉर्मल केस में आप मान के चलिए। तो ये सारे चीज इस पे काम कर रहे हैं, सारे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए ये चीज मूव नहीं कर रहा। मतलब ये सारे मिलकर के भी क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं बैलेंस फोर्स। फोर्स का डायरेक्शन होता है ना, फोर्स का डायरेक्शन होता है, एक अगर नीचे है तो एक ऊपर है, एक देख रहे हो मैंने क्या बताया, ग्रेविटी नीचे है तो नॉर्मल कंपोनेंट ऊपर है। देखो हम लोग फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन का जो फोर्स है इस तरफ है, ओके। सो सारे एक दूसरे के अपोजिट में है और कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट बैलेंस फोर्सेस है, मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर नहीं रहा है, रेस्ट पर है, तो मतलब बैलेंस फोर्सेस उस पर काम कर रहा है। अब मानो दूसरा केस, सब यही सर है, ठीक है। अब देखो यहाँ है, ये है फ्रिक्शन और ये है ग्रेविटी। अब मानो अब आप 4 लोग मिलकर के इस पे, पहला केस था जब आप अकेले धक्का लगा रहे, अब मान के चलो सब लोग आ गए, सब धक्का लगा रहे हैं, तो देखो ये आपके फादर का हो गया, ये मदर का हो गया, ये ब्रदर का हो गया, सब मिलाकर के ये आपका हो गया, है ना। सब मिलकर के फोर्स लगा रहे, अब क्या होगा, पहले एक ही फोर्स था, अब 4-5 फोर्स हो गए, इधर से बहुत सारे फोर्स हो गए। अब क्या होगा, सारे लोगों का फोर्स क्या हो जाएगा, एक डायरेक्शन में, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी ऐड हो जाएगा, फोर्स ऐड हो जाएगा। तो अब देखो ग्रेविटी और नॉर्मल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये इधर है वो उधर है, वैल्यू दोनों की सेम है। पर अब फ्रिक्शन जो है इस तरफ, ये इतना सफिशिएंट नहीं है कि आपके फोर्स को रोक सके, ठीक है। ये उसी प्रकार है कि 2 आदमी कुश्ती लड़ रहे हैं, ठीक है, दोनों आदमी के सेम ताकत है, तो क्या होगा, ये इधर से धक्का दे रहा है, ये इधर से धक्का दे रहा है, दोनों हिलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों का सेम ताकत है। एक 100 किलो का पहलवान है और एक 40 किलो का बच्चा है। अब 100 किलो का पहलवान उधर से धक्का दे रहा है और 40 किलो का बच्चा यहाँ से धक्का दे रहा है, कुछ होगा, 100 किलो का पहलवान उसको धक्का मारेगा और फेंक देगा। तो उसी प्रकार अब जो फ्रिक्शन है वो 40 किलो का बच्चा है और ये जो फोर्स है पूरा इधर के लोगों का वो 100 किलो का पहलवान है। अब क्या करेगा, 100 किलो का पहलवान यहाँ से धक्का मारेगा, 40 किलो का बच्चा रुक नहीं पाएगा, तो बस ये जो ऑब्जेक्ट है आपका मूव करना शुरू कर देता है, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट आपका मूव करना शुरू करेगा। अब मतलब क्या है, इस पे सारे जो फोर्सेस है वो बैलेंस नहीं है, वो अनबैलेंस्ड है, क्यों, इधर का जो फोर्स है उसको रोक नहीं पाता है,
अनबैलेंस फोर्स के कारण ये मूव करेगा। ऐसे ही अनबैलेंस फोर्स को, इसलिए ये एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं, लेकिन जो बेसिक है प्रिंसिपल, जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स जो है, ओवरऑल जो फोर्स है वो जीरो नहीं है। बैलेंस है मतलब उसके ऊपर सारा प्रकार का जो भी फोर्स है वो जीरो है। वो कैसे? एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। टग ऑफ वार, रस्सा खींच का सबसे बेस्ट एग्जांपल। रस्सा खींच देखा है, रस्सा खींच, टग ऑफ वार बोलते हैं उसको इंग्लिश में। रस्सा खींच में क्या हो जाता है आपका, देखो दो टीम होती है, एक टीम ए ले लो, देखो ये जो एरिया है इधर टीम ए का है, इधर से जो एरिया है टीम बी का है, ठीक है। अब इधर एक मार्कर रहता है रस्सी पे, ये रस्सी को खींच के अगर टीम ए यहाँ इस लाइन के इधर ले आती है तो टीम ए जीत जाएगी। इस रस्सी को अगर यहाँ इस पॉइंटर को यहाँ खींच के अगर टीम बी ले आती है तो बी जीत जाएगी। अब इधर बंदे, अब इधर भी बंदे हैं, ओके। जैसे रेफ्लेक्सिटी मारेगा दोनों टीम खींचेगी। मान लिया चलो ये लोग इस तरफ खींचेंगे और ये लोग इस तरफ खींचेंगे। इसका फोर्स 100 न्यूटन है, इसका भी फोर्स 100 न्यूटन है। अब क्या होगा, दोनों का फोर्स सेम है। आपको अंदाजे से पता है अगर दो आदमी सेम ताकत लगाएंगे, सेम ताकत लगाओगे तो कुछ होगा। ये चीज यहीं का यहीं रहेगा, ये ना टस से मस नहीं होगा, ना ये मूव नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, जहां है वहीं का वही रहेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स सेम है। आपको भी पता है आप सेम ताकत लगाओगे कुछ नहीं होगा, ना ये इधर खिंचाएगा ना उधर खिंचाएगा। लेकिन जैसे ही ये 100 की जगह 200 न्यूटन हो जाएगा, आप देखो क्या है, इधर 200 न्यूटन उधर 100 न्यूटन, ये 100 न्यूटन ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 100 न्यूटन ज्यादा है। ये क्या करेगा, खींचेगा और ये इधर से मूव करके इधर आने लगेगा। पर जैसे ही ऐसा हो गया, ये 200 न्यूटन लगा रहा है, ये देखिएगा कि हार रहा है, ये क्या करेगा, फटाक से ज्यादा लगाएगा, ये भी 300 लगा दिया भाई साहब। तो अब क्या होगा, जो इधर आया था रस्सी वो क्या हो जाएगा, इधर से धीरे धीरे करके इधर मूव करने लगेगा। और ऐसे करते करते कोई एक टीम होगी, बाई चांस ये टीम, इसने और फोर्स एक्सर्ट किया, ये इससे ज्यादा नहीं लगा पाए, ये धीरे धीरे खींच के क्या करेगा, यहाँ लाएगा और ये यहाँ आ जाएगा और टीम भी जीत जाएगी। ओके, तो फोर्स का आपको कंसेप्ट समझ में आया, काम कैसे करता है। इसी प्रकार जितना फोर्स जो एक्सर्ट करेगा उस तरफ जाएगा। तो देखो अगर ये इस मार्कर को आप पकड़ के चलते हो ऑब्जेक्ट, तो ये मोशन में कब आ रहा है, पहले केस में जब 100 न्यूटन था तब तो ये मूव नहीं कर रहा था, यही का यही था ना। पर जैसे ही फोर्स अनबैलेंस होगा, इधर 200 उधर 300, अनइक्वल फोर्स एक्सर्ट किया कि बस ये जो चीज था आपका मूव करने लगा इधर उधर, है ना। तो ऐसे ही अनबैलेंस फोर्स मतलब जो होता है नेट फोर्स जो है ऑब्जेक्ट पे, नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर बैलेंस है तो नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इक्वल टू 0। किसके लिए? फॉर बैलेंस्ड फोर्सेस। एंड फॉर अनबैलेंस्ड फोर्सेस इट इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ओके, ये फोर्स में होगा, फोर्सेस होगा, FORCES, क्योंकि एक फोर्स काम नहीं करते, एक से ज्यादा फोर्स काम करता है। ओके, बेसिकली हम लोग फोर्स को डिनोट करने के लिए नॉर्मली आप लोगों भी देखोगे वेक्टर को हम लोग एरो से डिनोट करते हैं। ओके, सो ये जो एरो का साइज है वो जितना ज्यादा बड़ा उतना ज्यादा उसका वैल्यू, जितना छोटा उसका उतना छोटा वैल्यू। ओके, तो ये आपके बुक में आपने देखा, आपका पेज नंबर फिगर 9.4 में जो डायग्राम है वो देखो, फिगर 9.4 में जो पहला एरो है ऊपर वाला और ये सेम है, तो इसका मतलब बैलेंस्ड है, मूव नहीं करेगा। ये बड़ा है, ये छोटा है, थोड़ा सा छोटा है, तो अब थोड़ा मूव नहीं, अभी भी मूव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन क्या इंपीडिंग फोर्सेस है, जितना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करोगे उसके हिसाब से फ्रिक्शन बढ़ेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही बढ़ेगा। पहले देखो छोटा है, फोर्स कम है तो फ्रिक्शन कम है, फोर्स आपने बढ़ाया फ्रिक्शन भी बढ़ा, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिटिंग वैल्यू तक ही फोर्स बढ़ेगा फ्रिक्शन का,
उसके बाद फ्रिक्शन को आप ओवरकम कर लोगे जैसा किए हुआ। फ्रिक्शन का वैल्यू फिक्स हो गया, अब आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यही ये डायग्राम बता रहा है। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो हमारे साइंटिस्ट थे आइजैक न्यूटन। ओके, उन्होंने सारा उनका दिया गया फिजिक्स को देन है, उनका गिफ्ट बोलिए। तो आइजैक न्यूटन सर ने क्या किया, उनके सर पे सेब गिरा था, आपको पता है, ग्रेविटी में भी आप देखोगे। ही वाज सिटिंग इन पार्क। ओके, व्हाट एक्चुअली हैपेंड व्हेन ही वाज रीडिंग समथिंग, an apple fell from the tree and Newton started thinking why this thing fell on me. Okay, and based on that he discovered gravity and then he defined laws of motion also. Okay, laws of motion में तीन laws of motion है। एक्चुअली इन सब के ऊपर काम करने वाला सबसे पहला आदमी था गैलीलियो गैलीली। ओके, उसका फोटो है आपके बुक में पेज नंबर 117 में। ओके, सो गैलीलियो गैलीली बहुत फेमस साइंटिस्ट था, आप उसके बारे में अगर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, ही वाज अ वेरी लेजेंडरी साइंटिस्ट, ही वाज अ लेजेंड पर्सन। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में गैलीलियो ने, आप डायग्राम देखोगे आपके बुक में दिखेगा ऐसा करके, ठीक है, एक यहां ओके और एक बॉल, इन दोनों की हाइट क्या है, सेम, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे एक बॉल डालूं, ठीक है, तो वो बॉल क्या करेगा, यहां से नीचे आएगा और आकर के वापस इस पे चढ़ के जिस हाइट पर ये था इस हाइट पर जाने की कोशिश करेगा। व्हाट इट विल ट्राई टू डू, इट विल ट्राई टू अचीव द सेम हाइट फ्रॉम वेयर इट वाज ड्रॉप्ड और लेफ्ट। ओके, ये सेम है कि अगर आप एक बॉल को यहां से अगर गिराते हैं तो टिप्पा खाने के बाद वो यहीं तक आने की कोशिश करेगा, पर एक्चुअली डज दिस हैपन, क्या ये रियलिटी में होता है? इफ आई ड्रॉप अ बॉल फ्रॉम दिस हाइट it will come down to this height, then again if it hits the ground then it will come to this side, then again this side, and finally it will gradually it will decrease in its height and then it finally it will stop to the ground. This actually happens, but why this happens? So Galileo was the first person to think about this and he formulated an experiment like this, ऐसा experiment स्टार्ट किया और उन्होंने क्या कहा कि अगर मैं यहां से बॉल को गिराता हूं तो ये बॉल यहां तक जाने की कोशिश करेगी, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, वो जाती कहां तक है, यहीं तक जाती है, ठीक है। फिर वो यहां से नीचे आएगा, फिर वो यहां से यहां तक, फिर वो यहां से यहां तक जाएगा, फिर यहां तक, फिर यहां तक, ऐसे ऐसे करते करते वो लास्ट में यहां पे आके रुक जाएगा। यह है प्रैक्टिकल, मतलब असली में होता है ऐसा, इसके पीछे भी कारण है ऐसा क्यों होता है, पर ऐसा नहीं होता अगर कुछ चीजें प्रेजेंट नहीं होती हमारे। पहला चीज है, सबसे मेन चीज है फ्रिक्शन, ठीक है। दो सरफेस जब भी घिसते हैं आपस में, अब ये बॉल यहां से फिसले के जाएगी तो ये क्या, इस सरफेस और इस सरफेस, बॉल के सरफेस में आपस में संपर्क होता है और उस संपर्क के कारण क्या होता है कि फोर्स जनरेट होती है जो कि स्यूडो फोर्स है, फ्रिक्शन एक स्यूडो फोर्स है। जब तक मोशन नहीं आएगा तब तक वो फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड जैसे ही मोशन स्टार्ट होगा आपका फ्रिक्शन मतलब एक्शन में आ जाता है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, जैसे ही आपकी बॉल छोड़ते हो आप, अगर ये फ्रिक्शन नहीं रहता तो क्या होता, बॉल यहां से आता, और दूसरा ग्रेविटी के लिए यहाँ पे ग्रेविटी क्या करता है, इसको हमेशा नीचे खींचते रहता है। ओके, तो ग्रेविटी क्या करता है, इसको ग्रेविटी वर्क करता है जिसके कारण इसको ग्रेविटी हमेशा नीचे खींचता है, जिसके कारण ये पर्टिकुलर हाइट तक नहीं जाता। मान के चलो फ्रिक्शन और ग्रेविटी नहीं है तो क्या होता है, ये यहां से ऐसे जाता, उतने हाइट तक जाता, ठीक है, बेसिकली। लेकिन ग्रेविटी है तो क्या है, ये इसको खींचती है नीचे की तरफ और इस पे वर्क करती है, ग्रेविटी वर्क करते रहती है, और फ्रिक्शन के कारण एनर्जी का डिसिपेशन होता है। इसके कारण क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर
दूरी तक ही पहुंचती है और फिर उसका ग्रेजुअल जो हाइट है वो डिक्रीज होता है। मान के चलो पहले तो अगर ग्रेविटी होती नहीं तो बॉल को कोई नीचे खींचता ही नहीं, ठीक है, बॉल आप जैसे ही छोड़ते हो हवा में ही रहती है। अब मान के चलो एनर्जी डिसिपेशन नहीं हो रहा है फ्रिक्शन के तौर पे, ठीक है, सिर्फ नॉर्मल आप यहां से गिराओगे यहां तक वापस आना चाहिए अगर एनर्जी डिसिपेट नहीं होता है, पर होता क्या है एनर्जी डिसिपेट होता है। ओके, इसके कारण अगर ग्रेविटी रहता ही नहीं तो जैसे ही आप इसको छोड़ते हो हवा में घूमने लगेगी। ओके, तो कोई तो बाइंडिंग फोर्स चाहिए आपको, तो जो है ग्रेविटी। ओके, सो ड्यू टू फ्रिक्शन लेवल व्हाट एक्चुअली हैपेंस, एनर्जी आपका डिसिपेट होता है और ये क्या करता है आपका जो नेट फोर्स है उसको अनबैलेंस करता है फ्रिक्शन, और इसके कारण क्या आपका जो बॉल का जो हाइट है या कोई भी चीज का आप अगर बॉल ड्रॉप करते हैं उसका हाइट डिक्रीज होते जाता है धीरे धीरे, क्यों एनर्जी आपकी डिसिपेट होती है और वो जिस हाइट से ड्रॉप किया था उस हाइट को अचीव नहीं करता। मान के चलो अगर यहाँ का जो राइट पार्ट है वो नहीं है तो क्या होगा इस केस में, मैं यहां से बॉल छोड़ता, बॉल आता और यहां से वो फॉरएवर उस हाइट जिस हाइट से वो ड्रॉप किया है उस हाइट को अचीव करने की कोशिश करता अगर फ्रिक्शन नहीं है, और वो हमेशा मूव करते रहता, आगे जाने के बाद वो हमेशा मूव करते रहता, कभी नहीं रुकता जब तक उस पर फोर्स एग्जर्ट हम नहीं करेंगे। पर ऐसा होता है नहीं होता, तो आगे जाकर के रुक जाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस, थैंक्स टू दिस। हम अगर स्टार्ट करते अपनी साइकिल तो हमारी साइकिल कभी नहीं रुकती अगर फ्रिक्शन नहीं होता। फ्रिक्शन क्या करता है, जो नेट फोर्स है उसको अनबैलेंस करता है और उस पर अनबैलेंस फोर्स होने के कारण क्या होता है, उस पर फोर्स एक्सर्ट होता है, फोर्स उसको रोकता है। फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है, इस अपोजिंग फोर्स के कारण हमारा मोशन जो है रुक जाता है। यही जो चीज है आपके पूरे 9.2 टॉपिक जो है आपका उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है। टॉपिक क्या है 9.2 और 9.1 में, 9.2 में पूरा यही चीज एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप पूरा पढ़ेंगे 9.2 फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से लेकर के लास्ट तक, ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ओके, तो ये देखो कोई भी चीज है जैसा उसका मोशन रहेगा उसको वो कंटिन्यू करने का कोशिश करता है, ठीक है। इस फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, ये जो फर्स्ट लॉ है इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। आप पढ़ोगे अभी इनर्शिया क्या होता है इसके बारे में, पहले अभी आप फर्स्ट लॉ के बारे में देख लो। फर्स्ट लॉ आपका जो है वो आपको क्या कहता है, फर्स्ट लॉ जो आपका है उसका स्टेटमेंट या उसका मीनिंग क्या है। जो आपका फर्स्ट लॉ है कहता है एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी प्रकार का जो ऑब्जेक्ट है आपका वो अपना मोशन अगर वो मूव कर रहा है तो मूव, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे तब तक रहेगा जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते हो या कोई भी प्रकार का उस पर फोर्स एक्ट नहीं करता है। एनी ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट until and unless an external force acts on it, ठीक है। ये है नॉर्मल भाषा में, आपका बुक में क्या है देखो, an object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force। तो जो मैंने बोला उसी का आपके टेक्स्ट बुक में जो वर्जन है, ठीक है, इसमें क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो अपना यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करेगा या तो रेस्ट पे रहेगा, तब तक चेंज नहीं करेगा अपना मोशन जब तक उस पे आप एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कराते हैं। ये वही हो गया कि जैसे किसी ने बॉल मारा मेरी तरफ, जैसे बॉलर ने बॉल फेंका, वो तो बॉल सीधी जानी चाहिए। अगर कोई बॉलर बॉल फेंकता है वो बॉल सीधी जाएगी, पर बैट्समैन क्या करता है उस बॉल को फोर्स एक्सर्ट करके डायरेक्शन चेंज कर। फुटबॉलर फुटबॉल मारता है गोल की तरफ, गोलकीपर खड़ा रहता है, बॉल सीधे आ रही है गोल में, गोलकीपर का काम क्या है, गोलकीपर का काम है कि उस बॉल को अंदर नहीं आने देना, तो क्या करेगा हाथ से फोर्स एक्सर्ट करके उस बॉल को झटका देता है, दूर भगा देता है ना, तो डायरेक्शन चेंज कर देता है। कोई भी प्रकार का फोर्स एक्सर्ट करके आप क्या करते हैं, मोशन को चेंज कर रहे हैं। अगर आप फोर्स एक्सर्ट नहीं करोगे तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है जिस मोशन में है वो मोशन को कंटिन्यू करेगा। जैसे कि आप नॉर्मल केस ले लीजिए, आपने फुटबॉल को हिट किया तो वो आगे जाकर के रुक जाता है, पर एक्चुअली में रुकना नहीं चाहिए। रुक रहा है इसका मतलब क्या, उसका जो मोशन है उसको कोई रोक रहा है। वो क्या चीज रोक रहा है, वो फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन इज अ नेसेसिटी इविल, फ्रिक्शन विल स्टॉप इट।
क्यों फ्रिक्शन हमेशा काम करता है, जब भी मोशन आएगा आपका, किसी भी प्रकार का मोशन आप स्टार्ट कर रहे हैं उसमें फ्रिक्शन आएगा ही आएगा। फ्रिक्शन इज ऑलवेज देयर until and unless your object is moving। अगर वो रेस्ट पर है तो फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, पर जैसे ही आप उस पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे फ्रिक्शन काम में आएगा। ये एक्चुअली स्यूडो फोर्स है जो होता नहीं है, पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं। और इसको अगर यूज नहीं करोगे आप तो आपके जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है वो वैलिड नहीं है। सो टू मेक इट वैलिड, साइंटिस्ट्स हैव डिवाइडेड अ वे, फिजिसिस्ट हैव devised a way to deal with this। Okay, so this is your first law of motion, it is also called as law of inertia। तो inertia and mass अब आपका टॉपिक है 9.3। देखो ये सब सिंपल चीजें हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन बस आप लोगों का थोड़ा जो कंसेप्ट है कैसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है, साइंटिफिक लेवल पे कैसे सोचना है, ये अब आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि अब आप सीनियर लेवल में आए हैं। तो इसी के हिसाब से मैं समझा रहा हूं, ये सब आप बड़े होंगे आपको पता चलेगा। फ्रिक्शन एक सूडो फोर्स है, इट इज नॉट अ रियल फोर्स। ठीक है, सूडो फोर्स मतलब सूडो मीन्स फॉल्स सॉर्ट ऑफ फोर्स। इसका कैटेगरी होता है, 4 प्रकार के सूडो फोर्सेस होते हैं, उसमें से ये है। अब हम आते हैं इनर्शिया एंड मास। देखो मास क्या होता है, मैटर कंटेंट इन बॉडी इज कॉल्ड मास। ठीक है, जितना भी मैटर है बॉडी के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, मास कहते हैं। ठीक है, और इनर्शिया क्या है, इनर्शिया जो है आपका ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का जिस मोशन में वो है उस मोशन में स्टे करने का जो टेंडेंसी है उसको हम बोलते हैं। इसलिए इतने सारे जोक्स भी बनते हैं ना। अब आप सो रहे हैं, आपका सोने का मन करता है हमेशा, आप सोए हैं, कोई आपको उठाता है तो आपको गुस्सा आता है ना। उसी प्रकार अगर कोई चीज रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही रहने का कोशिश करेगा जब तक आप उस पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो ये जो टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट का, जैसे आप सोते हैं बिस्तर पे, सोते ही रहते हैं, उसी प्रकार ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। देखो आप कोशिश करके देखो, कोई बाइक मोटरसाइकिल आ रहा है आपके पास, आपके तरफ आ रहा है मोटरसाइकिल वाला, ऐसा तो नहीं आप बीच में नहीं मैं फुटबॉल को रोक लेता हूँ, मैं मोटरसाइकिल को भी रोक लूंगा। रोक लोगे क्या? पर आप फुटबॉल को रोक सकते हो, पर मोटरसाइकिल को नहीं रोक सकते, है ना। तो फुटबॉल को भी रोकने में अगर फुटबॉल बहुत तेज है तो आपको चोट लग सकती है। क्रिकेट का बॉल है, किसी ने बहुत तेजी से मारा, आप एकदम से रोकने का कोशिश करते हो, आपको चोट लग सकती है। कितना स्पीड है उसका डिपेंड करता है। कोई बड़ा भारी भरकम ट्रक आ रहा है, आप उसको रोकने तो नहीं जाते हाथ से, रुक जा, ऐसा तो नहीं रुकेगा वो, है ना। क्यों नहीं रुकेगा? इसका कंसेप्ट आता है इनर्शिया से। इनर्शिया क्या बताता है? कोई भी जो ऑब्जेक्ट है आपकी, वो उसका टेंडेंसी है, जिस प्रकार का वो मोशन में है उसी प्रकार का वो मोशन कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा, वो नहीं रोकेगा अपने आप को। बेस्ट एग्जांपल इसके देखो, इनर्शिया, हाँ बेसिक दूसरा चीज है इनर्शिया। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास का, जितना ज्यादा मास उसका उतना ज्यादा इनर्शिया। देखो कोई छोटी चीज है, छोटा सा बॉल, हल्का सा बॉल है, जैसे कोई चीज है, मान के चलो अगर ये चेयर है, ये अगर नीचे रहता है तो धक्का देने की कोशिश करूंगा, इसको मैं मूव कर लूंगा, है ना। बड़ा सा ट्रक है, उसको मैं धक्का दूंगा, वो मूव करेगा। छोटा सा बाइक है, उसको मैं धक्का दूंगा, वो मूव करेगा। पर एक बड़ा सा ट्रक है, उसको मूव करने की कोशिश करूंगा, नहीं मूव करेगा। अब देखो बेस्ट एग्जांपल ले लो, बाइक है आपका, उसको मैं धक्का दे रहा हूं, खाली है, मूव कर रहा है, पर उस बाइक पे मैंने 10 बोरे डाल दिए, इसके क्या बोलते हैं 50 किलो के, कोई गेहूं के बोरे डाल दिए, तो वो हो जाएगा 10 किलो। अगर मैं 50 किलो का डालता हूं तो उस पर हो जाएगा 500 किलो, है ना। 500 किलो को क्या मैं धक्का दे पाऊंगा आराम से? थोड़ा मुश्किल है। अब वो भी नहीं तो एक नॉर्मल देखो, एक ऑटो है, खाली ऑटो है, खाली ऑटो को मैं धक्का दे सकता हूँ, वो मूव करेगा, हल्का फुल्का हिलेगा। पर अगर मैंने उसको पूरा ऑटो को पूरा भर दिया गेहूं के बोरे से, अब उसका वजन बहुत हो जाएगा। अब मैं उसको धक्का देने की कोशिश करूंगा, नहीं मूव करेगा। पहले केस में जब ऑटो खाली था वो मूव कर रहा है, पर जब दूसरे केस में मैंने उसमें बहुत सारा सामान डाल दिया, वो मूव नहीं कर रहा है। तो इनर्शिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे? मास से। जितना ज्यादा मास
उतना ज्यादा उसका इनर्शिया बढ़ेगा। इन सबको आप डिटेल में पढ़ोगे 11th में साइंस में, ठीक है। ये सब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, लेकिन उस समय आपको लगेगा क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली थोड़ा ब्रॉड सेंस में आता है, ठीक है। अभी आपको जितना है इनर्शिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, मतलब जितना ज्यादा मास उस ऑब्जेक्ट का उतना ज्यादा इनर्शिया। इसलिए हाथी को हिलाना मुश्किल है, पर चींटी को आप फूंक मार के हिला सकते हो। क्यों? क्योंकि चींटी होती है छोटी हल्की, हाथी होता है बड़ा विशालकाय, इट इज ह्यूमंगस, ओके, इट इज वेरी बिग। सो आप उसको फूंक तो क्या, आप उसको हाथ से भी नहीं हिला सकते, पर चींटी को फूंक मार के उड़ा देते हैं, है ना। तो इनर्शिया, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, और वो ऑब्जेक्ट अपना मोशन कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। सो दैट्स व्हाई जो फर्स्ट लॉ है हम बोलते हैं एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ मोशन until and unless compelled by an external force। तो जो भी प्रकार का उसका मोशन है वो कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, और इनर्शिया क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका मोशन में रहेगा, और जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पे ही रहेगा। आप उसको रोकने की कोशिश करोगे, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, उतना आपको फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनर्शिया क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट स्टेट ऑफ मोशन। जो भी प्रकार का मोशन में है उसको वो, अगर आपको उसको रोकना है या चेंज करना है मोशन को, तो वो रेजिस्ट करेगा, और ये टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं। तो आपने देख लिया इनर्शिया और मास। सो नाउ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। So now we'll move to second law of motion 9.4. So what, अब इसमें क्या होता है, देखो इसका अगर जनरल सेंटेंस बताऊं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। पर अगर मैं ऐसा बोलूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है, उसके जो 3 मोशन है उसमें से सबसे बड़ा डेंजरस यही लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपको समझ में आ गया, ये बहुत सिंपल है, पर अगर समझ में नहीं आप रटने की कोशिश करोगे, दिस इज एन इविल फॉर यू, ओके। हाउ, देखो पहला हमने देखा कि पहला मोशन क्या बताता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको जो भी मोशन है उसका वही वो कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ओके। व्हाटएवर सॉर्ट ऑफ मोशन दैट ऑब्जेक्ट इज इन, इट विल ट्राई टू कंटिन्यू दैट स्टेट ऑफ मोशन, ओके। बट इफ यू विश टू स्टॉप इट, इट विल ट्राई टू रेजिस्ट। व्हाई? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। अब दूसरा लॉ में क्या है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, आपने उस पर फोर्स एक्सर्ट किया, फोर्स एक्सर्ट करोगे तो क्या होगा, या तो स्पीड उसका बढ़ जाएगा या तो स्पीड कम हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी या तो वेलोसिटी घटेगी। वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, मैंने बताया था, चेंज इन वेलोसिटी। और अगर इसको टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस in the second law of motion, if you exert any force on an object, okay, any sort of force is exerted on an object, that object velocity will change, and if you can calculate the change in velocity with respect to time, you will get acceleration, okay. So this is stated in, so to know more about this, here, once you know the change in velocity per unit time, you know the acceleration. And another concept here involved is momentum. Okay, so do you know about momentum? Have you heard about momentum? Momentum denoted by P is nothing but mass into velocity. It is also a vector quantity, okay. This is very significant in explaining
physical phenomena. Okay. So what do you mean by it is a vector quantity? जैसा कि आपको बताया था वेक्टर को क्या होता है, वैल्यू एंड डायरेक्शन. सो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. ओके. सो मोमेंटम देखो क्या है, कोई भी चीज मोमेंटम एक तरह से आप ऐसे बता सकते हो, इनडायरेक्टली एनर्जी नहीं है लेकिन किसी चीज की एनर्जी कितनी है. कोई भी ऑब्जेक्ट मास अगर फिक्स कर दो, मास अगर इस ऑब्जेक्ट का कोई मास फिक्स है, जितना ज्यादा उसका वेलोसिटी उतना ज्यादा उसके अंदर मोमेंटम होगा. ठीक है. एंड मोमेंटम जितना ज्यादा एक तरह से आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो एनर्जी ज्यादा है. Actually momentum is different and energy is different, but indirectly you can calculate roughly. You can have a rough idea about the energy of that object, moving object. Okay. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है उसके अंदर मोमेंटम नहीं होगा, because velocity will be zero and mass into zero will give you zero. Okay. So to have momentum, your object should be in motion, and whenever the object is in motion, the object possesses kinetic energy. So it gives roughly an idea of kinetic energy of an object. That's right. Okay. So momentum का best example. ठीक है. So the statement of second law. The second law of motion states that the rate of change of linear momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force. पेज नंबर 119 का जो टॉप में राइट साइड में जो टॉप पे है, यह है इसका डेफिनेशन. ओके. जैसा कि मैंने आपको बताया था, नॉर्मल भाषा में आप क्या कहोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम क्यों लिखा है, आपको भी मोमेंटम का कंसेप्ट आया. लीनियर मोमेंटम जो नॉर्मल रहता है, एक होता है एंगुलर मोमेंटम भी होता है, इसलिए दैट्स व्हाई लीनियर मोमेंटम. Rate of change of linear momentum is directly proportional to the force applied. देखो ये आपको भी इंट्रोडक्शन है इस चीज का, तो आपके लेवल पे जो है देखो अब मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है. ठीक है. अब मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसकी मास तो फिक्स रहेगी, मूव करते करते उसका मास चेंज नहीं होगा. मास चेंज होगा क्या, मास चेंज नहीं होगा क्योंकि मास कांस्टेंट है. यूनिवर्स में मास कांस्टेंट रहता है, तो मास चेंज नहीं होगा. अब मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है ए. ठीक है. और दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास. तो देखो आपके में क्या दिखाया हुआ है, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन इनिशियल वेलोसिटी u. इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी v इन टाइम t बाय एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. देखो मास, ये ऑब्जेक्ट a है, इसका मास है m, पहले इसकी वेलोसिटी है u. अब इसका वेलोसिटी चेंज करना है, तो हमने देखा कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर हमको वेलोसिटी चेंज करना है तो हम उस पर क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स. जब तक उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा. तो वेलोसिटी अगर इसका चेंज किया, बाई चांस इसको मैंने हिट किया इस बॉल को जो मास m का है, और इसकी वेलोसिटी u से क्या हो जाती है v, मास उतना ही है. तो u जो होता है, u हम डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u, और फाइनल वेलोसिटी v. तो मोमेंटम भी दो प्रकार के होंगे, इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम p1. ओके. p1 मास इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होगा इनिशियल u, तो p1 इज इक्वल टू mu. फाइनल मोमेंटम p2 is equal to m into v. ओके. अब आगे इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम. अब जैसे कि डेफिनेशन के रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम
चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा? अब देखो चेंज मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, तो P2 माइनस P1 चेंज, तो क्या होगा? MV माइनस MU। इसी को वैसे भी लिख सकता हूं, अब मैं इसको बिठा देता हूं, इसका कोई काम नहीं। तो देखो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू MV माइनस MU। M को कॉमन निकाल सकते हैं, V माइनस U। P2 माइनस P1 इज इक्वल टू M V माइनस U। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब टाइम से डिवाइड कर दो, अगर इधर टाइम से डिवाइड कर रहे तो इधर भी टाइम से डिवाइड होगा। अब देखो ये क्या हो जाता है? M V माइनस U बाई T। अब एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, V माइनस U बाई T। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे? ए, ये क्या बन जाएगा हमारा? M इंटू V माइनस U बाई T इज इक्वल टू पूरा V माइनस U बाई T का वैल्यू क्या हो जाता है? MA। ओके, सो ये सब का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है किसके? फोर्स। अब मैं यहां से इसको हटा देता हूं। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। तो ये सारा का सारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में किसके था? इज इक्वल टू MA। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 by T is directly proportional to M V minus U by T. So F is directly proportional to M cross A. ये है आपका F is equal to M। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इसको हटाया जाएगा, हटाने पर कोई कांस्टेंट आता है, तो F is equal to K M A और K का वैल्यू है 1। so this implies F is equal to MA, force is equal to mass into acceleration, and this comes from your second law of motion। okay, so देखो rate of change of linear momentum is directly proportional to the force applied। so F is directly proportional to the P2 minus P1 चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम और नीचे टाइम से डिवाइड, क्योंकि रेट ऑफ चेंज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M into V minus U by T। V minus U by T is equal to A, so we substitute A। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, सॉरी प्रोपोर्शन का साइन हटेगा, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, दैट इज K, और K का वैल्यू है 1। so 1 into MA is equal to MA, so F is equal to MA। यही आप 11th स्टैंडर्ड में जाइएगा, आपको मिलेगा F is directly proportional to dP upon dt is directly proportional to d by dt of T is equal to MV, and F is directly proportional to M d dt of V। This is nothing but differentiation of velocity with respect to time. It gives you F is directly proportional to M, d dt of V is nothing but A, acceleration, and hence F is equal to K M A C। Only in 3 steps and this much to derive this। ये 11th स्टैंडर्ड में सीखोगे आप, ये डिफरेंशिएशन, ये कैलकुलस का पार्ट है, ये आपको अभी नहीं समझेगा। ओके, आप 11th की बुक रेफर करोगे, उसमें आपको मिलेगा ये सब। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो अब आपके पास आ गया F is equal to MA। तो अब अगर हम बोलिए हाउ विल यू डिफाइन फोर्स, तो देखो आपके पास अगर फॉर्मूला है, फॉर्मूला से आप डेफिनेशन बना सकते हैं। तो वो कैसे बना सकते हैं हम?
हाउ टू डिफाइन फोर्स? तो फॉर्मूला इज F इज इक्वल टू ma। सबका यूनिट पता होना चाहिए। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन के नाम के ऊपर ही है, न्यूटन। सो 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अ फोर्स which provides an acceleration of 1 meter per second square to an object of mass 1 kg। देखो मास का यूनिट होता है kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। सो सबको यूनिटी मान के चलो, यूनिटी मतलब एक एक मान के चलो, 1 न्यूटन 1 kg और 1 मीटर। तो 1 न्यूटन, 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास का, 1 किलोग्राम मास हो जिस ऑब्जेक्ट का, उसको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। सो 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which provides an acceleration of 1 meter per second square to an object of mass 1 kg. So this is the way you define 1 newton of force. Okay. So now we see इसका बेस्ट एग्जांपल है ये जो सेकेंड लॉ है ना, इसका बहुत एग्जांपल आप देखते हैं। कोई भी एथलीट है जो रेसिंग भागता है, उसेन बोल्ट है, उसेन बोल्ट भागते हुए आता है, फिनिशिंग लाइन है, ऐसा तो नहीं कि फिनिशिंग लाइन पे पहुंचने के से रुक जाता है, बहुत तेजी से भाग रहा है तो धीरे धीरे भागते हुए ही आगे जाता है। ट्रेन है या बस है, बस ऐसे चल रही है, अचानक से बस वाले ने ब्रेक मारा, आप ऐसे हो जाते हो, है ना। या बस पे बैठे हो, अचानक से बस शुरू होती है तो पीछे की तरफ धक्का जो लगता है आपको, ट्रेन में भी लगता है। आप चलती बस से उतरते हो तो ऐसा तो नहीं कि चलती बस से उतरे और एकदम से उतर के रुक गए, आप ऐसे उतरते हो, रुकते हुए मूव करते हुए जाते हो आगे धीरे धीरे, और फिर आगे जाकर के रुकते हो। कोई क्रिकेटर है, बॉल किसी ने हिट किया, ऐसा तो नहीं है कि आप एक बार हाथ लगाया ऐसे रोक लिया, आप नॉर्मली कैसे रुकते हो, बॉल आई ऐसे रुकते हैं। इस सारा चीज में क्या है, ये देखो, ये जो फॉर्मूला में था F is directly proportional to m v minus u by t। देखो जितना ज्यादा टाइम उतना कम फोर्स, जितना कम टाइम उतना ज्यादा फोर्स, ठीक है। तो जितना स्लोली आप रोकोगे उतना कम फोर्स लगेगा, और जितना जल्दी से रोकना एकदम से ताकत लगाना पड़ेगा। तो इसलिए ताकत जितना लगाओगे उतना आपको डैमेज हो सकता है, आपकी हड्डियां टूट सकती है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, समय को बढ़ाते हैं। समय को कैसे बढ़ाते हैं, ऐसे पकड़े धीरे, आप यहाँ पे भी रोक सकते हो, वो ऐसे करता है और धीरे धीरे करके ऐसे लाता है। तो उससे क्या होता है, टाइम लगता है, टाइम बढ़ता है, फोर्स घटता है। सब चीज में फिजिक्स है, आपके जितना डेली लाइफ में सब में फिजिक्स है। आपकी जो बस है, बस अगर सीधे जा रही है और टर्न लेती है तो आप ऐसे हो जाते हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका जो बॉडी है, मैं फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट लॉ में क्या है, आपका बॉडी जिस मोशन में है उसी मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। तो आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, बस मुड़ गई राइट, तो आप लेफ्ट में जाओगे। क्यों, क्योंकि आप तो अभी भी स्ट्रेट जा रहे हैं, आपका बॉडी अभी भी वही कोशिश करेगा। फिर जब आप हाथ से फोर्स को एक्सर्ट करोगे तब आप इधर जाओगे। ओके, तो देखा, जब तक आप फोर्स एक्सर्ट नहीं करोगे तब तक आपका मोशन चेंज ही नहीं होगा। सो सारी चीज में आप अपना फिजिक्स लगा सकते हो, हर एक चीज में आपका फिजिक्स है, ठीक है। लिफ्ट में जाओ, लिफ्ट में जाते हो, जैसे ऊपर जा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई वजन बढ़ गया। क्यों, क्योंकि आप रेस्ट पे थे, लिफ्ट ऊपर ले जा रही है तो आप थोड़ा सा दब जाते हो, दबने के कारण क्या होता है, आपको लगता है वजन ज्यादा। और जैसे जब लिफ्ट रुकता है तब, क्योंकि आप नीचे से ऊपर जा ही रहे हो, लिफ्ट अचानक से जाके रुक गया तो आपको ऐसा लगता है कि अभी आप ऊपर ही जा रहे हो एकदम से। और जब ऊपर पहुंच जैसे रुक रहा होता है, लिफ्ट जैसे रुकता है तो आपको ऐसा लगता है कि आप हल्के से हो गए थोड़ा। तो सारा चीज में फिजिक्स आता है। ओके, ये सारे एग्जाम्पल थे आपके। फिर उसके बाद आपके न्यूमेरिकल से कुछ, आप न्यूमेरिकल्स के थ्रू जा सकते हैं। फिर हम पहुंचते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि है 9.5, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो beginning with the third law of motion, topic number is 9.5। ये लॉ बहुत सिंपल है, सेंटेंस के हिसाब से, बस समझने के लिए भी वैसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसका बहुत प्यारा सा सेंटेंस है, every action
हैज एन इक्वल एंड opposite reaction. So what we mean by this? Every action has an equal and opposite reaction. So आपका जो स्टार्टिंग है, जो दो लॉज है हमारे स्टार्टिंग के, वो हमको क्या बताते हैं कि जब हम फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो हम कैसे चेंज करते हैं मोशन को, ठीक है, एंड प्रोवाइड अस विद अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द फोर्स। जबकि तीसरा जो लॉ है हमको बताता है कि एक ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो किस प्रकार से वापस से दूसरे फोर्स पर हमको फोर्स एक्सर्ट करके देता है, दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करता है। इसका कुछ भी मतलब नहीं है। जैसे अगर नॉर्मली हम देखें कि अगर ऐसा लगता है ना, अगर मैं दीवार को धक्का दे रहा हूं तो ऐसा लगता है कि दीवार हमको धक्का दे रहा है। मैं अगर बॉल दीवार पे फेंकता हूं तो वो टकरा के वापस आते हैं। जो बाउंसिंग बैक फिनोमेना है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि हमने बॉल को दीवार पे फेंका और दीवार से टकरा करके बॉल आई, तो ऐसा होता है कि बॉल ने दीवार पे फोर्स एक्सर्ट किया और दीवार ने वापस से बॉल पे फोर्स एक्सर्ट किया, जिसके कारण वो वापस से छलक के हमारी तरफ आया। इसका बेस्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है यहाँ पे फिगर नंबर 9.10 पे। ओके, यहाँ पे दिखाया है, बाई चांस मान लो आपके पास दो वो जो स्प्रिंग वाला होता है, इससे पता चलता है फोर्स, वेट पता करते हैं ना कि कितना वजन है। इस दो को हमने जोड़ दिया, ठीक है, और अगर एक को आप खींचोगे तो दूसरे पर भी, इसको अगर आप खींचोगे तो इस पर जो रीडिंग होगा वही इस पे दिखेगा। यही आपको फिगर 9.10 में दिखाया गया है। ये वाला जो फिगर है 9.10, इसमें यही दिखाने की कोशिश की है। इससे क्या पता चलता है, हमने खींचा तो एक को, पर इस पे जो रीडिंग है वही इस पे दिख रहा है। इसका मतलब क्या, जो फोर्स इस पे एक्सर्ट होता है वही इस पे, जितने फोर्स हम इसको खींचेंगे ये इस पे उतने फोर्स से ही खींचेगा, ठीक है। तो क्योंकि जब हम इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो ये इस इनडायरेक्टली इस पे भी एक्सर्ट कर रहा है, और जो 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 रीडिंग इस पे आएगा वही रीडिंग इस पे आएगा। इसी का बेस्ट एग्जांपल है, आप नाव से अगर कूदते हैं जमीन की तरफ तो आप नाव को पीछे धकेलते हैं, ये इसका इफेक्ट आपको दिखता है कि नाव पीछे चला जाता है आपका। इसलिए आप पहले नाव को रस्सी से बांध देते हैं, उसके बाद नाव से उतरते हैं। ओके, अगर आप बंदूक से गोली चलाते हैं तो बंदूक आपको झटका लगाता है ना। आप बंदूक को अगर गोली मारते, बंदूक से गोली जब फायर करते हैं तो बंदूक आपको एक झटका देता है। क्यों? क्योंकि वो रिकॉइल होता है, जितनी फोर्स से गोली आगे जाएगा उतना ही ज्यादा रिकॉइल मिलेगा। इसलिए जो जितना पावरफुल गन उतना ज्यादा उसका रिकॉइल होता है। ओके, फिर यही सेम चीज, मतलब आप जिस प्रकार से भी देखो, जितना भी आप फोर्स एक्सर्ट करोगे आपका, अब जैसे एक एग्जांपल है फिगर नंबर 9.13 पे है। अगर आप स्केट्स पहन करके दीवार को धक्का मारते हो, नॉर्मली आपको नहीं पता चलता है, आप बोल रहे हो मैं तो दीवार को धक्का मारो पर दीवार मेरे को धक्का नहीं दे रहा। आप दीवार को स्केट्स पहन के धक्का मारो, आप पीछे चले जाओगे, ठीक है। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हो? इन सब फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है, ये आपस में आके टकराते हैं, तो ए बी पर फोर्स एक्सर्ट करता है और बी ए पर फोर्स एक्सर्ट करता है। तो ए जो बी पे फोर्स एक्सर्ट करता है, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ठीक है। मतलब जो फोर्स ए एक्सर्ट करता है बी पे, वही फोर्स बी एक्सर्ट करता है ए पर, ठीक है। So these were the few examples through which we can see Newton's third law. यही एग्जांपल है रॉकेट में या जेट में या गाड़ियों में, उसमें से धुआं निकलता है, धुआं निकलता है एग्जॉस्ट में से, और जब धुआं आगे निकलता है, देखो अगर धुआं के सामने खड़े हो तो आपको ऐसा लगेगा कि फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। धुआं जो फोर्स एक्सर्ट करता है उसी से वो आपकी जो व्हीकल आगे जाती है। जो आपका रॉकेट है, रॉकेट धुआं नीचे मारता है एग्जॉस्ट से तो रॉकेट ऊपर जाता है। इस सारे फिनोमेना इसी पे एक्सप्लेन होते हैं। अब हम आते हैं टॉपिक 9.6, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे आपने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है वैसा ही होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम इसको देखेंगे।
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। कोई भी प्रकार का कुछ भी हो उसमें मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम मैंने बताया आपको P इज इक्वल टू क्या होता है mv, मास इनटू वेलोसिटी इज नथिंग बट योर momentum. Okay, so now we have to derive actually how we come to the law of conservation of momentum. मान के चलो एक ऑब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट है B, ठीक है। अब देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1 और एक सेकंड आपके डायग्राम में कैसा है वो देख लेता हूं मैं, ठीक है। तो आपके में u1 u2 नहीं है, ua ub करके है, आप ताकि कंफ्यूज ना हो। ऑब्जेक्ट का क्या नाम है a और b ही है, ठीक है। इसका मास है ma और mb। ओके, सो दिस इज योर ma, दिस इज योर mb, मतलब मास ऑफ b मास ऑफ a। इसका है ua और ub। ओके, सो दीज बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो अगर ये इससे जाकर के ओवरटेक करेगा तो इसके लिए क्या जरूरी है, जो ua है वो बड़ा है ub से, सीधी बात है। ये भी आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, पर ये इसको क्रॉस करेगा तो इसके लिए इसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, जो पीछे वाला आगे जाकर के क्या होता है, ये दोनों जाकर टकरा जाते हैं। कैसे, ma mb ua ub, ओके, दोनों आकर के क्या होता है आपस में टकरा जाता है। देखो आपका फिगर नंबर बी 9.14 में जो डायग्राम है, एक्चुअली यहाँ पे वेलोसिटी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर एग्जैक्ट होगा फोर्स, ये आपका ए है और ये आपका बी है, ए बी पर एग्जैक्ट करेगा फोर्स और बी ए पर एग्जैक्ट करेगा, एफ ए बी, और यहाँ होगा एफ बी ए। फोर्स exerted by A on B, force exerted by B on A. ओके, अब उसके बाद क्या होगा, वापस से अलग होकर के टकराने के बाद क्या होता है, एक कंचा आगे जा रहा है दूसरा कंचा हमारा आपस में जाके टकरा करके अलग हो गया। ये बहुत सिंपल केस है आपका में, जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाइएगा कॉम्प्लिकेटेड केस मिलेगा आपको। अब देखो मास तो सेम ही है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन कर दूंगा, आपके में अलग टर्म्स है, मैं अलग टर्म्स में कर दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखो टकराने के बाद तो वेलोसिटी जरूरी नहीं है सेम रहे, जो ua ub था चेंज हो जाएगी। तो इसका मान के चलो va है और इसका bb है, ये a और ये b, और अभी भी चलो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। टकराने के बाद पहला था ये था बिफोर कोलिजन, ये था जब कोलिजन कर रहे हैं ड्यूरिंग कोलिजन, एंड ये था आफ्टर collision. Okay, so now what will happen if we see, now हम लोग क्या लेंगे, the rate of change of its momentum। अब हम ले लेंगे बॉल A का, देखो नॉर्मली ले लेते हैं बॉल A, कौन बॉल A, ठीक है। मोमेंटम्स क्या है, इसका है बिफोर कोलिजन, मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, एंड ए यू ए आफ्टर कोलिजन, एंड ए वी ए। सो चेंज इन मोमेंटम, इसी को मैं लिख देता हूं पी ए, चेंज इन मोमेंटम। तो क्या होगा, जो फाइनल है यह है इनिशियल, यह फाइनल, सो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, ठीक है, इज इक्वल टू एम ए वी ए माइनस यू ए, ठीक है। अगर इसी को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्ट है आपको क्या, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ
तो ये होगा चेंज इन मोमेंटम। सो नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन A इज इक्वल टू ma va माइनस ua, और रेट है तो मतलब डिवाइडेड बाई t। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं यार। ओके, सिमिलरली फॉर द केस ऑफ, ओके ये हो गया A का, फॉर केस ऑफ B बिफोर कोलिजन MB UB आफ्टर कोलिजन MB BB। okay, so change in momentum, if we say, so what will be change in momentum? MB BB minus MB UB, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, सिमिलरली मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, यहाँ पे लिखा है हमने फाइनल, ये इनिशियल, वैसे यहाँ पे ये फाइनल है, ये इनिशियल है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, जब भी रेट आ जाता है मतलब टाइम से डिवाइड कर देना है, MB BB माइनस UB, क्योंकि MB दोनों में कॉमन है, डिवाइडेड बाई T। ये आ गया। अब देखो ये हो गया आपका पेज नंबर 123 पे। अब क्या बोलता है कि FAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ FB, मतलब क्या होगा, देखो अब मैं ये मिटा देता हूं। ठीक है, यहां सिर्फ ये इक्वेशन लिख देता हूं। ओके, ठीक है, देखो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हो गया, मतलब ये ए क्यों कारण होता है, ये एफ ए ऑन बी होगा, और ये क्या होगा बी पे है, तो ये एफ बी ए होगा। ये कैसे, फॉर्मूला क्या कहता है, जितना भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो क्या होता है, फोर्स के प्रोपोर्शन होता है। तो इसके ये जो फोर्स एक्सर्ट करेगा कोलिजन के समय, तो ये ए बी पे करेगा, और जो बी था वो ए पे करेगा। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसका, बी का। तो बी पे जो फोर्स चेंज हुआ है तो ये किसके कारण है, टकराने का। तो जैसा मैंने बताया बंदूक अगर चलती है तो गोली और बंदूक के बीच में होता है, गोली आगे जाती है तो बंदूक पीछे जाता है। उसी प्रकार अगर ये दोनों है, ये ए और ये बी है, ये आपस में टकराएंगे, तो ए जो है बी पे अगर फोर्स एक्सर्ट करता है तो बी क्या करेगा, ए पे करेगा। यही है तीसरा वाला। तो ये जो फोर्स जिसके कारण हो रहा है, ये ए बी पे करता है, वो बी ए पे कर रहा है। ओके, सो व्हाट विल हैपन अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। ओके, सो एम ए वी ए माइनस यू ए बाई टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी वी बी माइनस यू बी बाई टी। अगर इसको हम खोल देंगे, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम ओपन करते हैं तो क्या होता है, देखो टी है, इधर भी टी है, कैंसिल हो जाएगा। ओके, सिंपल। अब देखो एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी। देखो ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये प्लस है। देखो एम ए बी है और एम बी बी है, ये माइनस में इधर को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एम ए वी ए, ये एम बी बी माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एम बी यू बी
प्लस में, ये माइनस में, इधर आएगा तो एम ए यू ए हो जाएगा। इसी प्रकार एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। तो देखो ये फाइनल वेलोसिटी वाला है, ये इनिशियल वेलोसिटी वाला है, यू वाला मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो देखो ये क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, पी इनिशियल ऑफ ए, आई मतलब इनिशियल प्लस, सॉरी ये फाइनल है, ये फाइनल है, वी है ना, ये फाइनल है एफ ए प्लस मोमेंटम फाइनल ऑफ बी इज इक्वल टू मोमेंटम इनिशियल ऑफ ए प्लस मोमेंटम इनिशियल ऑफ बी। ये खुद लिखने का तरीका नहीं है कोई, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि असली में वो क्या है। जो फाइनल मोमेंटम ऑफ ए का है और प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बी का है, वही इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए का है और इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी का है। मतलब जितना मोमेंटम शुरू में था, देखो शुरू में ये था इनिशियल मोमेंटम, मतलब ये एम ए यू ए प्लस एम बी यू, ये जितना था इज इक्वल टू टकराने के बाद क्या, एम ए बी ए प्लस एम बी बी, मतलब टकराने के बाद जो मोमेंटम था फाइनल मोमेंटम, वो और इनिशियल मोमेंटम दोनों सेम है। तो जब भी ऐसा होता है तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, लीनियर मोमेंटम। इसलिए टॉपिक का नाम क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको दिया है, लेकिन इसको एक तरह से क्या है, टू बी मोर प्रिसाइज इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्यों, क्योंकि ये जो मोशन था आपका ये एकदम स्ट्रेट लाइन में था। ओके, सो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, सो हियर योर चैप्टर गेट्स ओवर। सो बाकी आपके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, सो chapter is over. So here your this topic gets over and your chapter gets over. Rest there are few numerical examples, you can go through them. Okay.